हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कार्बन तथा इसके यौगिक। चैप्टर 4 है ना। तो हम लोग चैप्टर 4 आज शुरू करेंगे, जिसमें पढ़ना है कार्बन तथा इसके यौगिक। यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कार्बन है क्या। तो कार्बन जो है जैसे कि एक तत्व है। क्या है? कार्बन एक तत्व है जो कि क्या है? जो अधातु है। क्या जी? अधातु है। कार्बन एक तत्व है जो क्या है? अधातु है। कार्बन का अगर संकेत की बात कही जाए, संकेत, हम लोग कार्बन को किस चीज से दिखाते हैं? सी से। क्या चीज से? तो इसका संकेत सी होता है। क्या होता है? सी होता है। ये कंफर्म है। अगर कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन एक तत्व है जो क्या होता है? अधातु है। इसका संकेत सी होता है। और परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो जो कितना हो जाए? लगभग कितना होता है? 12 होता है। आप लोगों को पता होगा कि परमाणु संख्या का लगभग 2 गुना होता है परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है ना? अगर इसकी संयोजकता की बात करें, संयोजकता, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए तो 2 और कितना होगा? 4 होगा। अब संयोजकता क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे। संयोजकता किसे कहेंगे? बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वही इसका संयोजकता कहलाती है। तो अष्टक पूरा करने का मतलब क्या? अष्टक पूरा करने का मतलब ये होता है कि उनके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम लोग कि कार्बन जो है उसके बाहरी कक्षा में, पहला ये कार्बन है मान लीजिए, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। अगर दूसरा कक्षा बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे जी? 4 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन घूमने से इसका अष्टक पूरा तो नहीं होगा। अष्टक पूरा होने के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और घुमाना होगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसको या तो यह किसी को देगा और नहीं तो किसी से लेगा। यही ना होगा? अष्टक पूरा कब होगा? जब कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा और नहीं तो कोई से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। होगा ना? तो यहाँ पर देखिए ये अधातु है। अधातु में ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। हम आप लोग को धातु और अधातु वाला लेसन में बताए हैं कि अधातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं रखती है। अधातु इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग सकती है ना? सिर्फ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस में होती है? तो धातुओं में होती है। किस में होती है? अधातुओं में नहीं होती है। तो हम यहाँ पर पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा नहीं किसी से, सॉरी किसी को देगा नहीं, किसी के इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है। अब बात हुई कि लेने की, तो 4 गो कोई इसको दे सकता है क्या? 4 गो इसको कोई दे सकता है? तो दे भी एक एक इलेक्ट्रॉन करके दे भी सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन एक करके दे भी सकते हैं, है ना? अब देखिए क्या है, या तो ये सहसंयोजक बंधन बनाएगा, या तो किसी से लेगा और नहीं तो सहसंयोजक बंधन बनाएगा। तो इसके में कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? अष्टक पूरा होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो यही 4 इलेक्ट्रॉन जो हुआ से इसका क्या हो गया? संयोजकता हो गया। क्या हो गया? तो संयोजकता कंफर्म हो गए। संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कोई दिक्कत है? संयोजकता का मतलब समझ लीजिए फिर से, क्या है? अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करना पड़े या त्याग करना पड़े, जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है,
तो त्याग जितना इलेक्ट्रॉन करेगा वह उसका संयोजकता हो जाएगा, वो धातुओं में होगा। और जो जितना ग्रहण करेगा अष्टक पूरा करने के लिए वह क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। आगे समझ में, अधातु में जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसका संयोजकता हो गया, धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वह उसका संयोजकता हो जाता है। तो क्लियर है ना। अब बात करते हैं कि बंधन, इसमें किस प्रकार का बंधन बनता है, तो सहसंयोजक बंधन बनता है। कैसा बनता है, बंधन के प्रकार सहसंयोजक बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है, सहसंयोजक बंधन बनता है। अगर बात करें कि कार्बन की पृथ्वी पर उपस्थिति कितना है, कार्बन की पृथ्वी पर उपस्थिति, कार्बन पृथ्वी पर कितना मात्रा में उपस्थित है जी, तो 0.02%, 0.02%। अगर वायुमंडल की बात करी जाती है, वायुमंडल की बात कही जाए तो वायुमंडल में उपस्थित किसकी, कार्बन की ना उपस्थिति, तो 0.03% है, 0.03%। ये देखिए, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा जी। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें से कम 1 नंबर आपको कंफर्म मिलेगा ही, ठीक है। क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड में कार्बन तथा इसके यौगिक से ही बनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से बनता है। अधिकतर क्वेश्चन साइंस का इसी से मिलेगा, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन मिलेगा अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा आप लोग। तो जितने भी अभी हम पॉइंट्स बताएं सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इनको अगर याद रखें तो हो सकता है एक आध नंबर आपको मिल जाए। कार्बन की उपस्थिति हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, कार्बन की हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब सबसे पहले कार्बनिक यौगिक समझे होता क्या है। तो जो यौगिक कार्बन के फलस्वरूप बने होते हैं उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कार्बनिक यौगिक का दैनिक जीवन में महत्व है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का महत्व। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या है, तो हम बोल देंगे कि सुबह से लेकर के, जैसे ही हम लोग जागते हैं तो सुबह से लेकर के सोने तक की बात करते हैं। सुबह से लेकर के सोने तक की जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं हम, जितनी भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, और सभी वस्तुएं कार्बनिक यौगिकों का बना होता है, कार्बन का बना होता है। किसी का बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या है आप समझ सकते हैं कि हम जितनी भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, है ना, खेलने कूदने, खिलौने वगैरह, जितने भी वस्तु हम देखते हैं सभी वस्तु क्या है, कार्बन की बनी होती है। किसी की बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। यानी हम कह सकते हैं जिस वस्तु को जलाया जा सकता है वह कार्बनिक यौगिक है। क्या है, हम जिस वस्तु को जलाते हैं वो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। जहाँ तक कि मेरा शरीर भी कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि हमारा शरीर भी जलता है कि नहीं। पत्थर लोहा को छोड़ दीजिए, ये जलते नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बोल सकते जो वस्तु जल जाए वह कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, पहचान सकते हैं ना अब कि कार्बनिक यौगिक है या नहीं है। तो उसको जला के आप चेक कीजिए, अगर जल जाता है तो बोले कार्बनिक यौगिक है कि नहीं। तो अगर बात कही जाए कार्बनिक यौगिक कितने हैं, तो कार्बनिक यौगिक हमारे पृथ्वी पर 14-15 करोड़ ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही हैं, फेंके हुए हैं, बर्बाद हैं। कुछ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। 14 से 15 करोड़ कार्बनिक यौगिक बने हुए हैं, ठीक है।
तो आप बता सकते हैं कि दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिक का क्या महत्व है आपका, बता दीजिएगा, नहीं बता पाइएगा? तो हम बोलेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा ही योगदान है, उसका महत्व है। क्योंकि हम सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जितना हम प्रयोग में लाते हैं, सभी कार्बनिक यौगिक हैं। सभी में कार्बन मौजूद होता है। किसी में कार्बन की मात्रा कम होती है तो किसी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि अगर इसकी बात कही जाए तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। ये आपका बोर्ड भी है तो कार्बनिक यौगिक है। दवा भी आपका कार्बनिक यौगिक है। समझ में आ रहा है? तो आप लगभग जितने भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक का महत्व आप बता सकते हैं अच्छे से, है ना? तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट है जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था। किसने दिए थे? इसका सिद्धांत किसने दिए थे जी? कोई पूछ देगा जीवन शक्ति के सिद्धांत कौन दिए थे, तो हम बोलेंगे बर्जेलियस ने। कब? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में दिए थे। देखिए बर्जेलियस के अनुसार कहना क्या था? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों के शरीर में द्रव्य शक्ति से होता है। द्रव्य शक्ति कहने का मतलब अदृश्य जीवन शक्ति बोल सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं और इसे प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। यही कहते बर्जेलियस ने। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहता है कि बर्जेलियस क्या थे, क्या एक महान वैज्ञानिक थे या साधारण व्यक्ति थे, तो आप क्या बोलिएगा? या एक महान व्यक्ति थे। आपको अगर नहीं पता है तो आप गूगल में लिखिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज़ फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आपको पता चल जाएगा कि बर्जेलियस कौन थे। ठीक है? तो आप लोग सर्च करके देख करके आइएगा और हमको बताइएगा कि क्या बर्जेलियस कौन थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? बर्जेलियस कौन थे इसके बारे में आप लोग को बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका कहना क्या था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका निर्माण सजीवों के शरीर में द्रव्य शक्ति के रूप में होता है, यानी अदृश्य शक्ति के रूप में होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। यही बोले थे कौन? बर्जेलियस ने। लेकिन यहाँ पर इनका एक चेला थे जिनका नाम क्या था जी? वोयलर ने ना। हाँ वोयलर थे। कौन थे? वोयलर ने। इनका ही स्टूडेंट रहे थे, चेला थे ये थे। ये क्या किए कि इनके बातों को गलत साबित कर दिए। कैसे? उसको ध्यान से देखिएगा आप। देखिए तो ये वोयलर जो थे ये एक अकार्बनिक है यौगिक है। क्या ये? इसमें ये क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। इसको धीरे धीरे ये गर्म कर रहे हैं, उष्मा दे रहे थे, इसको हीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उष्मा दे रहे थे। तो उष्मा देने से ये टूट गया। क्या हो गया? इनको ये पता नहीं था कि हम क्या बना रहे हैं, इसको ऐसे ही गर्म कर रहे थे। ठीक है ना? तो गर्म करने से क्या क्या बन गया? तो यहाँ पर बन जाता है H2N, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ लगा रहे O और NH2 बन गया। तो यहाँ पर देखिए ये एक नया यौगिक बनकर तैयार हो गया। इसको गर्म कर रहे थे और गर्म करते करते ये टूट करके ऐसा बन गया। ठीक है?
तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि इसमें कार्बन की मात्रा आ गया। क्या आ गया? कार्बनिक यौगिक बन गया। ये क्या बन गया? ये तब से इनका कहना गलत साबित हो गया। किनका? बेrzelius को क्या कहना था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ वोहलर ने क्या किया? इसको प्रयोगशाला में तैयार कर दिया। प्रयोगशाला में क्या किया? इसको तैयार कर दिया, है कि नहीं? तो यही इनका कहना जो था वो गलत साबित हुआ था। किसने गलत साबित किया था? वोहलर ने। ये क्या किया वोहलर? वोहलर ने ये किया, यहाँ पर एक यौगिक लेता है अकार्बनिक यौगिक, इसको गर्म करता है और गर्म करने के बाद ये टूट करके ये बन जाता है यहाँ पर ये नए यौगिक। और ये यौगिक देखा कि ये यौगिक कार्बनिक यौगिक बन गया। क्या बन गया? कार्बनिक यौगिक बन गया। इसका कोई प्लान नहीं था कि हम कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं, बस यूं ही इसको गर्म कर रहा था और गर्म करने के बाद देखिए ये बन गया। ठीक है? और जब ये बन गया, ये नया यौगिक बना, तो देखा कि ये नया चमत्कार क्या मिला चमत्कार रूप में कि ये कार्बनिक यौगिक बन गया। क्या बन गया? कार्बनिक यौगिक। अब जैसे धीरे धीरे लोग आए अकार्बनिक यौगिक को लेकर के और उसको क्या बनाने लगे? कार्बनिक यौगिक में बदलना शुरू कर दिया। अब तक के 14 से 15 करोड़, 15-16 बहुत सारे करोड़ जो होते हैं यहाँ पर वस्तु बनाई गई है प्रयोगशाला में। इतने वस्तु खिलौने हैं, तरह तरह के खिलौने होते हैं ना, तरह तरह के बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर चीज़ों को बनाई गई कार्बनिक यौगिक से। ये प्रयोगशाला में ही बना। आया समझ में? तो ये था जीवन शक्ति का सिद्धांत। किसने दिया? बेrzelius ने। उनका अनुसार क्या कहना था? वो क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों के शरीर में होता है अदृश्य शक्ति के रूप में, है ना। उसको दव्य शक्ति भी बोल सकते हैं। दव्य मतलब भगवान की शक्ति। आज समझ में? दव्य शक्ति के रूप में होता है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनका ही चेला वोहलर ने ये जो बात बोले थे कि इसका प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता, इसको गलत साबित कर दिया। इसको क्या कर दिया? और यहाँ पर क्या किया? प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर डाला। और जब ये कर डाला तो धीरे धीरे नए नए वैज्ञानिक आए और नए नए कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता रह गया। यहाँ पर एक बात ये वही पूछ सकते हो आप लोग कि सर कार्बनिक यौगिकों के लिए एक चैप्टर क्यों बनाया गया? और भी तो बहुत सारे तत्व हैं, कार्बन के लिए एक चैप्टर क्यों बनाया गया? और भी तो बहुत सारे तत्व हैं, तो सबके लिए क्या मिलेगा? तो नहीं। आप देखिए भाभी, कार्बनिक यौगिक जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रख रहा है। हम जितनी भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बन जो होता है ना, अकेले जितना यौगिक बना दिया है उतना सारे तत्व मिलकर भी नहीं बना पाएंगे। सारे तत्व मिलकर भी उतना यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं जितना कि कार्बन अकेले कर देता है। इसीलिए यहाँ पर कार्बन के बारे में पढ़ना हम लोग को ज़रूरी है। अब 12th क्लास में जाइएगा तो कार्बन के सिर्फ चैप्टर नहीं, एक बुक मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में। एक बुक होगा इतना मोटा सा, उसको आपको सिर्फ कार्बन के रूप में पढ़ना है, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो आप 12th क्लास में पढ़िएगा। यहाँ तो सिर्फ आपको एक चैप्टर मिला है, ठीक है। तो आप ये दोनों अच्छे से समझ गए? कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ पर एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है लैवोइजे। लैवोइजे क्या बोल रहे हैं? लैवोइजे कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस तथा कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। कुछ धातुओं के संयोग से। क्या बोले?
कि कार्बनिक यौगिक कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन फास्फोरस हाइलोजन गंधक तथा कुछ धातुओं के संयोग से बनते हैं या बने होते हैं। इनका कहना क्या था लैवोइजे का? लैवोइजे कहना यही था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस हाइलोजन गंधक तथा कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं। यही ना बोले? ये कौन बोले थे? लैवोइजे ने। अतः बाद में कहा गया कि लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मौजूद होता है और कार्बनिक यौगिक अधिकांश कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इसके फलस्वरूप अधिकांश कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। इनके बाद ये कहा गया था। क्लियर है ना? आप बता सकते हैं कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब अगला पॉइंट है मेरा रासायनिक बंधन। क्या है? रासायनिक बंधन। तो आप लोग धातु वाला लेसन में रासायनिक बंधन के बारे में पढ़े हैं, आयनिक बंधन के बारे में पढ़े हैं और सहसंयोजक बंधन के बारे में भी पढ़े हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं, वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर धातु वाला लेसन में जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसको भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं, इसमें हम बताएंगे कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, आयनिक बंधन किसे कहते हैं, सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो आप देखिए रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से। रासायनिक बंधन, देखिए कोई भी चीज़ जो होता है एक दूसरे से अगर बंध करके रह रहा है तो उसमें कोई ना कोई तो बल काम करेगा। कोई ना कोई तो ऐसा है बल है जो इसको बांध कर रख रहा है। क्या कर रहा है? जब एक दूसरे में जुड़ा हुआ है तो बांधा हुआ है तब ना जुड़ा हुआ है, तो वो बल के द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा? तो हम बोल सकते हैं वह रासायनिक बल जिसमें किसी एक अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वह रासायनिक बल जो, लिख देते हैं, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है तो उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कहा जा सकता है कि एक अणु में जितने भी परमाणुओं को बांध कर रख रहा है तो वो बांध कर रखता है किसके कारण? तो रासायनिक बल के कारण। तो इसी रासायनिक बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे आयनिक बंधन को। आयनिक
बंधन। आयनिक बंधन किसे कहेंगे हम लोग? आयनिक बंधन क्या होता है जी? दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ये नहीं लिखाया गया था आप लोग को धातु और धातु वाला में? हम क्या बताएं? दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? आयनिक बंधन कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन कह सकते हैं। और हम बोल सकते हैं क्या? हम बोलते इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। है छूट गया था ना, चलिए ठीक है। अब देखिए, जैसे में यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक या एक से अधिक, दो परमाणुओं के बीच एक में से दूसरा में जाएगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना है। तो जैसे में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम के बारे में आप लोग अच्छा से जानते होंगे कि इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है ना? यानी इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ये 11 में होता है और ये होता है 17 में। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए तो 2, 8 और 1 होता है, और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए 2, 8, 7 होगा। क्लियर है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। अब ये दोनों चाहेंगे कि मेरा अष्टक पूरा हो जाए, क्योंकि सभी तत्व यही चाहते हैं कि मेरा अष्टक पूरा हो जाए, हम क्या हो जाए? अस्थाई हो जाए। तो इन लोग दोनों को अस्थाई होने के लिए दोनों में अष्टक पूरा होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर सोडियम क्लोरीन से कहता है कि तुम हमको 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्लोरीन कहेगा कि नहीं भैया, तुम हमसे 7 इलेक्ट्रॉन काहे मांग रहे, तो हमरा 1 ही इलेक्ट्रॉन दो ना, है ना? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है क्लोरीन। किसको? सोडियम को। अगर 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा इसको। 7 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता नहीं होता इस सब में, और इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी क्षमता नहीं है। ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन त्याग कितना कितना का हो सकता है? 1, 2, 3। ठीक है, 4 4 गो में तो पार्टनरशिप हो जाएगा बाबू।
1 2 3 त्याग हो सकता है, 3 गो से ज़्यादा ना तो त्याग कर सकता है नहीं ग्रहण कर सकता है। त्याग करने वाला का हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना, और ग्रहण करने वाला क्या हो जाएगा, ग्रहण करने वाला बीपी हाई हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे नहीं सकता है। तो अंततः क्या करेगा ये, इसको एस्ट्रक पूरा तो करना है ना, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। जैसे ही क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ वाला बाहरी कक्षा टूट जाएगा, बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 8 और 8। अब देखिए कि 8 गो बाहरी कक्षा में इसको भी है और 8 गो बाहरी कक्षा में इसको भी है। दोनों का अष्टक पूरा हो ना गया, दोनों का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो यहाँ पर 1 प्लस चार्ज आ गया, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 1, तो इस दोनों के बीच में एक बंधन बन जाएगा। ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, और ये बंधन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बना, तो यही है आपका आयनिक बंधन। अब गौर से देखिए, 2 परमाणु है, 2 परमाणु में से एक परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरा में गया ना, तो इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ही नहीं दोनों के बीच में रासायनिक बंधन बना, आयनित हुए, अवायनित होकर रासायनिक बंधन बना लिए। अब इस रासायनिक बंधन से क्या बन गया, NaCl बना, एक यौगिक बना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बंधन। तो यही आपका हो गया आयनिक बंधन का उदाहरण। समझ में आ गया ना। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सोडियम है ना, ये सोडियम परमाणु है, जब सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करे तो सोडियम आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम। और ये क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या करेगा, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। अब ये दोनों के मिलाएंगे तो ये से ये कैंसिल हुआ, यहाँ देखिए NaCl, और यहाँ भी क्या बन गया, NaCl बना। आ गया समझ में ना कि नहीं आया, NaCl। देखिए यहाँ आयनिक बंधन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण फलस्वरूप बना है, तो इसी बंधन को हम लोग बोलेंगे आयनिक बंधन। चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब अगला पॉइंट है सहसंयोजक बंधन। क्या है सहसंयोजक बंधन, किसे कहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जब 2 परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके या इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को के साझा करके, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके साझेदारी करते हैं, नए यौगिक बनाते हैं, नए साझेदारी करके नए यौगिक बनाते हैं, तो इस प्रकार बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, साझेदारी करके नए यौगिक बनाते हैं, तो नया यौगिक क्या बनेगा, जब इसके बीच में कोई ना कोई एक बंधन होगा, तो यहाँ पर यौगिक जो बन रहा है कि बंधन के कारण हो रहा है, तो इस प्रकार के बंधन को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे ऑक्सीजन अणु का बनना,
O2 अणु का बनना। अब O2 अणु कैसे बनता है? तो 2 पीस ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका भी कितना होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया तो 2 6 2 6। अब ये दोनों चाहेगा कि मेरा अष्टक पूरा हो जाए, ये ऑक्सीजन भी चाहेगा कि मेरा अष्टक पूरा हो जाए और ये भी चाहे कि मेरा अष्टक पूरा हो जाए। तो एक बार पहले कोशिश करते हैं आयनिक बंधन वाला से। क्या ये ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 दे देगा तो इसको अष्टक पूरा हो जाए ना, इसको भी 2 मिल जाए तो अष्टक पूरा हो जाए ना। तो क्या ये वाला ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसका जब 2 घट रहा है तो 2 इसको भी तो घट रहा है ना। तो ना तो ये ऑक्सीजन इसको दे सकता है और नहीं ये ऑक्सीजन इसको दे सकता है। दोनों में से कोई एक दूसरे को लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो बात हो गई कि अब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों घट रहा है तो क्या होगा? तो देखिए समझिएगा ध्यान से, हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा समझा रहे हैं। ये वाला ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी अष्टक पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को पार्टनरशिप करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर लिया? आगे बढ़ा लिया। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो दिखाई दे रहा है, चारों इलेक्ट्रॉन को ये अपने में काउंट कर ले रहा है और ये 4 इलेक्ट्रॉन के ये भी अपने में काउंट कर ले रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर अब देखिए कि इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो दोनों से मिलने से क्या बन गया? O2 बना कि नहीं बना? दोनों का O2 बना ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप एक रासायनिक बंधन बना जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन। क्लियर है? अगर ये समझ में नहीं आता है तो ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में ये है आपका दूसरा कक्षा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? एक और ऑक्सीजन है जो इसके नज़दीक, मान कि इसमें ऐसे सट गया है। पहला है ये ऑक्सीजन, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन और ये में कितना हो गया? 6 ना। 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? ये घूमेगा कैसे? तो इसमें का जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये मान लीजिए ये और ये मान लीजिए, ये और ये मान लीजिए, तो ये घूमेगा कैसे? देखिए इस प्रकार से घूमेगा, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे से घूमते घूमते अब ऐसे घूमेगा, देख रहे हैं ना? इस तरह से मूव करने लगता है। और ये भी यहाँ से ऐसे आएगा और इस तरह से घूमना शुरू करेगा। तो अब देखिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का अपने में काउंट कर लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से घूम रहे थे, मान यही दोनों है, तो इस प्रकार से घूम रहे थे, घूमते घूमते ये भी ऐसे घूमने लगा, देख रहे हैं ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी इसमें घूमने लगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ रहा है, तो दोनों का आदान प्रदान कर रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, साझेदारी कर लिया ना दोनों। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तुम भी मेरे में घुमा सकते हो और 2 इलेक्ट्रॉन तुम भी मेरे में घुमा सकते हो, दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे में भेज सकते हो और ये कहा कि तुम भी मेरे में भेज सकते हो, दोनों क्लियर हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया? साझेदारी हो गया। तो यहाँ पर बन गया O2। यही है रासायनिक सहसंयोजक बंधन। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या इसमें घूमते रहते हैं? तो हाँ, इसमें घूमते रहते हैं। अब अगर मान लें कि संतुष्ट घूमना बंद कर दे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर घूमने गया था और यहीं पे आकर रुक गया, तो बताइए कि क्या करेगा फिर बेचारा? दिक्कत है ना इसके साथ? या इसी वाला इसमें आकर रुक गया तो क्या होगा? दिक्कत है ना इसके साथ?
तो ऐसा नहीं है कि यह अस्थायी होता है, ये घूमते रहता है। इस तरह से क्या होता है, चक्कर लगाते रहते हैं ताकि दोनों का 8 पूरा हो सके, दोनों का 8 पूरा हो सके। क्लियर है ना? चलिए, तो आज से क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद पड़ रहा है या अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।